नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा। साप्ताहिक सभा में हम आज बात करेंगे बजट के बारे में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इस हफ्ते केंद्रीय सरकार का बजट पेश किया है। इस बजट के आर्थिक पक्ष पर तो बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन आज हम बात करेंगे इस बजट की पॉलिटिक्स पर। और बजट की पॉलिटिक्स पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और इंडिया टुडे के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई। राजदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार नमस्कार। तो राजदीप, मेरा आपसे सबसे पहला ये सवाल है कि बजट की पॉलिटिक्स पर जो कि हम बात कर रहे हैं कि जो 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला और ये एक तरह से एनडीए की सरकार है, सिर्फ बीजेपी की अपने दम की सरकार नहीं है। तो ये बजट जो हमने पेश होते हुए देखा है, क्या आपको लगता है कि इस पर 4 जून को जो परिणाम आए हैं, उसकी छाप हमको दिख रही है? ये जो बात है, ये आप सही मानते हैं कि आपको लगता है कि नहीं, ये कंटिन्यूटी है? जैसे कि बीजेपी का दावा है कि नहीं, बजट तो हमारा कंटिन्यूटी है, पर चर्चा है और असलियत भी ये है कि ये चुनाव परिणाम के बाद का बजट है। बिल्कुल मिलिंद, देखिए, ये कहना कि ये बजट कोलिशन का बजट नहीं है, ये सरासर गलत होगा। ये बजट ये दिखाता है कि आज की तारीख में जो नई सरकार बनी है, जिसे आप कहते हैं मोदी 3.0 या उसे कहिए एनडीए 3.0, इसमें कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का एक बड़ा हाथ है। इस सरकार को एक तरह से ये बहुमत देने के लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर ये सरकार निर्भर है। और इसी वजह से अगर आप देखें बजट स्पीच में जो बार बार आंध्र प्रदेश का जिक्र किया गया, बिहार का जिक्र किया गया, और जिस तरह के एलोकेशंस बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए सरकार ने प्रॉमिस किए हैं, आश्वासन दिया है कि फिर वो अमरावती के लिए 15,000 करोड़ हो, जो आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल या एक बार फिर कैपिटल बन रहा है, या बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो, एक साफ था कि इन दो राज्यों पर सरकार की फोकस थी। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा बजट कोalition के दबाव में आया है, लेकिन बजट का एक भाग जो है जरूर ये देख रहा था कि हमें इस समय चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को खुश रखना है, और इसी वजह से ये फाइनेंशियल एलोकेशंस इन दोनों राज्यों के लिए हो रहे हैं। तो राजीव, आपने जो बात कही कि आंध्र प्रदेश जहाँ से 16 सांसद है टीडीपी के या 12 सांसद है जेडीयू के, उनको खुश करने की कोशिश की, तो कांग्रेस ने ये आरोप लगाया कि ये कुर्सी बचाओ बजट है। तो ये आपको लगता है कि पहली प्राथमिकता जो सरकार की है, प्रधानमंत्री की है, कि सरकार को सिक्योर कर लिया जाए, मतलब कहीं पर भी हमारे सरकार में अस्थिरता नहीं आए, ये उन्होंने पहले बजट से ही इसको साधने की कोशिश की कि अस्थिरता की छाया कहीं नहीं आए, अपने अलाइज को खुश रखा जाए। देखिए मिलिंद, अगर आप देखें कि 1991 से जब नरसिम्हा राव ने माइनॉरिटी गवर्नमेंट चलाई थी, 2014 तक जब मनमोहन सिंह ने यूपीए 2 की कोलिशन गवर्नमेंट चलाई थी, जब भी इस तरह की माइनॉरिटी या खास करके कोलिशन गवर्नमेंट होती है, तो इनको अपने सहयोगी दलों को साथ में लेकर चलना पड़ता है। 2004 और 9 के बीच में मुझे अभी भी याद है कि हम हमेशा बजट के पहले AB बर्धन, डी राजा, सीताराम येचुरी और प्रकाश कराट से मिलते थे कि आपकी क्या मांगे हैं। और आपको अभी भी याद होगा कि तब लेफ्ट कुछ चीजों पर अड़ा रहा और कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। ममता बनर्जी जब मनमोहन सिंह की सरकार में थी, एफडीआई इन रिटेल की बात हुई थी, उसका उन्होंने विरोध किया था, और सरकार को कभी कभी तब भी पीछे हटना पड़ा था। ये कोलिशन पॉलिटिक्स की एक तरह से आप कहते रिवाज है कि जब भी आप कोलिशन सरकार चलाते हैं तो आपको एक नजर आपकी अपने सहयोगी दलों पर लगानी पड़ती है। अब आप उसे कुर्सी बचाओ कहें या आप कहें कि ये एक हकीकत है। अब वो हकीकत को मैं कुर्सी बचाओ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं कहूंगा जो मैंने आपके ही शो में मुझे लगता है 1 महीने पहले कहा था कि देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो है वो एक प्रैग्मेटिक पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं। उनको पता चल गया है कि अब मुझे सरकार चलानी है, वो केवल अपने दम पर नहीं चला सकता कि मैं ही कहूं वही होगा। जैसे किसान के जो लॉज हुए थे, किसान कानून को लेकर जो बवाल उठा था, वो क्यों उठा था? क्योंकि बगैर कंसल्टेशन आपने आगे बढ़ाया था। या डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी जब आपने की थी, वो सब आप नहीं कर सकते। अब आप उसे किस नजरिए से देखते हैं? मैं उसे कुर्सी बचाओ नहीं कहूंगा, मैं उसे कहूंगा एक प्रैग्मेटिज्म आई है आपकी सरकार को। आपको अपने सहयोगी और सरकार को यह मानना पड़ेगा
अब आप नहीं कह सकते दिस इज मोदी 3.0 बजट। आपको मानना पड़ेगा ये एनडीए का बजट है। और आपने खुलेआम कहना चाहिए, केवल मोदी जी का चेहरा लगा के जो बीजेपी पहले करती थी अब नहीं कर सकती। आपको नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू को साथ लेकर हर चीज करनी पड़ रही है, और ये इस बजट में एक तरह से दिखाता है। नहीं तो राजीव, एक और आरोप कांग्रेस की तरफ से ये लगा कि ये कॉपी पेस्ट बजट है, और वो आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो रोजगार को लेकर सरकार ने स्कीम लाई है, तो कांग्रेस का कहीं ना कहीं ये आरोप है कि ये हमारे स्कीम की जो इंटर्नशिप की स्कीम है वो हमारे अप्रेंटिसशिप की नकल है। लेकिन आपने एक आंकड़ा ट्वीट किया था, मैं उसी पर आपका ध्यान वापस से आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछले 9 बजट में सबसे ज्यादा 23 बार वित्त मंत्री ने एम्प्लॉयमेंट शब्द का इस्तेमाल किया। और अगर हम 2019-20 के बाद देखें तो 19-20 में 5 बार इस्तेमाल हुआ एम्प्लॉयमेंट शब्द, 2020-21 में 7 बार हुआ, और 23-24 में आते आते तो सिर्फ 3 ही बार हुआ था, जबकि वो चुनाव से पहले का साल था। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट की वापसी हुई है बजट में, इसको आप क्या कहेंगे कि ये मतलब वेकअप कॉल था, चुनाव नतीजे इसकी वजह से इस पर ध्यान गया है, क्योंकि अब तक उतना ध्यान नहीं गया था। बिल्कुल, और मुझे लगता है मिलिंद, ये इस बजट की सबसे बड़ी खासियत है कि ये बजट एक तरह से इलेक्शन आउटकम बजट है। जिस तरह से इलेक्शन के नतीजे आए उसमें दो चीजें हुई। एक तो हुआ, जैसे हमने अभी चर्चा की, कि सहयोगियों के साथ आपको सरकार बनानी पड़ी, वाकई मिली जुली सरकार बनानी पड़ी। दूसरी बात जो है कि इस इलेक्शन में एक बड़ा कारण बीजेपी या सरकार से नाराजगी था, वो था जो एक तरह से बेरोजगारी है। अब तक सरकार उसे उसे या तो नहीं मान रही थी या टॉप प्रायोरिटी नहीं बना रही थी। इस बजट में सरकार ने इसे टॉप प्रायोरिटी इसी वजह से बनाया क्योंकि वस्तुस्थिति अब सरकार को पता चल गई है। और केवल ये नहीं, अब चुनाव भी आने हैं महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में, तो आपको एक तरह से बेरोजगारी को नंबर 1 मुद्दा बनाना पड़ा। मैं इसे फिर, जैसे मैं कहूंगा कुर्सी बचाओ, इसे भी मैं कॉपी पेस्ट नहीं कह सकता। हाँ, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जरूर एक राइट टू अप्रेंटिसशिप रखी थी, जिससे लोगों को एक तरह से इंटर्नशिप मिल सकती है। अब इस सरकार ने उसे इंटर्नशिप बनाया है। मोदी जी की सरकार बड़ी खूबी से नाम बदलने में बड़ी माहिर है, लेकिन इनके स्कीम और कांग्रेस के स्कीम में फर्क है। कांग्रेस एक डायरेक्ट 1 लाख बेनिफिट दे रही थी लोगों के लिए। यहां मुझे लगता है उन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखे हैं। केवल 500 कंपनी जो टॉप कंपनीज है वहीं ये इंटर्नशिप होगी, वो भी कुछ एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए, वो भी सीएसआर के जरिए। तो उन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखे हैं। लेकिन अगर मैं विपक्ष होता या कांग्रेस होता, मैं खुशी से कहता, देखिए सरकार ने एक तरह से मान लिया है कि बेरोजगारी एक बड़ा प्रश्न है और इस पर उनको आगे अमल करना पड़ेगा। तो ये तो राजनीति होती है, ये कहना कि ये कॉपी पेस्ट है, लेकिन जरूर एक डायरेक्शनल चेंज है कि आपको पता चल गया कि इन मुद्दों से अब आप हट नहीं सकते। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को अगर आप टैकल नहीं करेंगे तो आपको इसको चुनाव में नुकसान हो सकता है। नहीं तो राजीव, एक बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि जो 2019 में अंतरिम बजट आया था तो वहां पर एक, जब कांग्रेस कह रही थी कि हम न्याय देंगे सबको, मतलब एक कैश ट्रांसफर स्कीम लाने वाली थी, तो उसके तोड़ में कहा जाता है कि बीजेपी ने या प्रधानमंत्री मोदी ने किसान सम्मान निधि लेकर आए थे कि हर साल आपको 6,000 रुपये ट्रांसफर होंगे, और वो बल्कि चूंकि अंतरिम बजट में इसकी घोषणा हो नहीं सकती थी तो उन्होंने बैक डेट से वो पैसे देने की घोषणा कर दी थी। लेकिन जो इस बार अंतरिम बजट पेश हुआ था, उस समय बीजेपी ने इस तरह की कोई भी स्कीम नहीं लाई, जैसे अभी इंटर्नशिप की स्कीम हम देख रहे हैं, या ऐसी कोई घोषणा नहीं की। मेरा ये कहना है कि 15,000 रुपये आपको पहली तनख्वाह, जो पहली बार नौकरी मिलेगी तो 15,000 रुपये सरकार देगी। तो ये क्या मतलब देर कर दी इस तरह की स्कीम लाने में बीजेपी ने? अगर यही स्कीम्स अंतरिम बजट में आती तो शायद ये जो 40 सीटें कम पड़ गई वो कम नहीं पड़ती। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि इसी वजह से बीजेपी, कोई एक कारण से आप चुनाव में हारते नहीं है या आपके सीटें कम नहीं होती है। लेकिन मैं ये कहूंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने रखी मिलिंद, कि जब ये इंटरिम बजट हुआ था फरवरी में, वो एक ऐसे माहौल में हुआ था, राम मंदिर का उसी समय प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और एक माहौल बना था मिलिंद, जिसमें लोगों को लगा अब तो बीजेपी की जीत तय है। और उस बजट में भी यही लगा कि बीजेपी को लगता था कि अब तो हमें कोई हरा नहीं सकता है, जो 2019 में स्थिति नहीं थी। 2019 में 3 असेंबली चुनाव, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी हारी थी। उसके बाद बीजेपी को डर था कि ये चुनाव जो है, जनरल इलेक्शन, हमें टफ हो सकते हैं।
उस माहौल में वो बजट हुआ जहां आपने किसान सम्मान निधि के जरिए 6,000 रुपए लोगों को सालाना दिए किसानों के लिए। अब इस बजट में फरवरी इस साल एक माहौल बना था कि बीजेपी का तो आना ही लगभग तय है। आपको मालूम होगा, प्रधानमंत्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में गए, वहां उन्होंने कहा मैं आपको मिलूंगा जून के बाद, आप 100 दिन का एजेंडा तैयार कीजिए। अब 100 दिन के एजेंडा की ज्यादा चर्चा नहीं होती क्योंकि माहौल बदल गया है। और इसी वजह से मुझे लगता है फरवरी के बजट में उन बातों को नहीं रखा गया जो शायद बीजेपी रख सकती थी। अभी भी मुझे लगता था कि शायद किसान सम्मान निधि की जो पैसे हैं वो बढ़ाए जाएंगे, वो नहीं हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को पता चला कि हमें कुछ तो दिखाना पड़ेगा इन पब्लिक से जुड़े हुए मुद्दों के साथ, जिसमें एक है बेरोजगारी। अब आप देखिए, आप केवल यूनियन बजट पर हम चर्चा कर रहे हैं मिलिंद, लेकिन इसी हफ्ते या कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र की सरकार ने वही एक लाडली बहना स्टाइल स्कीम, वहां 1,500 रुपए महिलाओं को देंगे। माझा लाडका भाऊ जो वहां भी युवाओं के लिए उन्होंने स्कीम तैयार की है, क्योंकि वहां चुनाव है। क्या होता है कि चुनाव के पहले सरकार अलर्ट हो जाती है, लेकिन मोदी जी की सरकार, क्योंकि फरवरी में लगा था कि डन डील है, कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए उन्होंने ज्यादा फोकस वेलफेयरिज्म पर नहीं किया। केवल एक इंटरिम बजट जो केवल आंकड़े वोट ऑन अकाउंट की तरह उन्होंने लोगों के सामने रखे। अब जो है ये बजट इलेक्शन आउटकम बजट, जैसे मैंने कहा, इलेक्शन के नतीजों के बाद का बजट है, इसलिए उसकी उस पर पूरी छाप नजर आती है। शायद 6-7 महीने के बाद हमें देखना पड़ेगा कैसे हवा बदलती है। अगर महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड में सरकार, मोदी सरकार जीतती है, तो आप देखेंगे कि एक नए कॉन्फिडेंस के साथ आ सकती है, शायद कुछ रिफॉर्म्स करें जो इस बजट में नहीं हुए। लेकिन अगर हारती है तो क्या? सवाल ये है। अब तो 7 महीने हैं अगले बजट के पहले, जिसमें 3 बड़े चुनाव आ रहे हैं, और उस बजट के पहले ही दिल्ली का कि तुरंत बाद दिल्ली का चुनाव आना है। तो अगले 7 महीने बहुत क्रूशल हैं सरकार के लिए। तो एक नजर सरकार की इस समय पूरी तरह से उन चुनावों पर थी, और उसकी बजट पर कहीं ना कहीं छाप भी नजर आती ये है। तो राजीव, आपने 100 दिन के एजेंडे की बात कही। तो आमतौर पे हमने देखा है कि 100 दिन का एजेंडा तो सरकार बनने के तुरंत बाद आ जाता है, लेकिन इस बार चूंकि एनडीए की सरकार है, ये बीजेपी की सरकार नहीं है, तो वो उस 100 दिन के एजेंडा का अभी तक तो पता नहीं है। 45 दिन हो गए हैं, तो लोग पूछ रहे हैं कि वो एजेंडा गया क्यों, क्योंकि प्रधानमंत्री तो यहाँ तक कहा था कि हम 125 दिन का एजेंडा देंगे, 25 दिन युवाओं के लिए होगा इस बार जो एजेंडा होगा। तो ऐसा लग रहा था कि बजट के बाद शायद 100 दिन का एजेंडा आएगा, मतलब सरकार बनने के बाद नहीं आया। तो अब ये 100 दिन का एजेंडा आएगा भी या नहीं आएगा? देखिए, ये सरकार ही बता सकती है, लेकिन जो मुझे पता चल रहा है, मैंने चंद्रबाबू नायडू से कुछ हफ्तों पहले बात की कि क्या आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात सरकार से करेंगे। तो नायडू जी बड़े पुराने खिलाड़ी है मिलिंद। उन्होंने कहा देखिए, ये सब बात की बात है, नाउ आई वांट टू बिल्ड आंध्र प्रदेश। मुझे आंध्र प्रदेश का निर्माण, एक बार पुनर्निर्माण करना है, और उसी वजह से उनका एकमेव लक्ष्य था कि मैं किस तरह से फाइनेंसिस सरकार से ले सकूं। ना उन्होंने कोई बड़ा मलाईदार, जिसे कहते हैं, मंत्रालय मांगा, या कोई बड़ा मंत्रालय, ना ही उन्होंने स्पीकर का पद मांगा, लेकिन वो ये चाहते थे कि हमें ये पैसे मिले। अब सरकार के सामने ये दुविधा है कि अगर हम 100 दिन का प्लान लागू करें तो कैसे करें, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें जो हम करना चाहते थे शायद हमारे विरोधी दल ना करना चाहे। ये एक ऐसी स्थिति है। आपको याद होगा मिलिंद, इसी समय 5 साल पहले जब मोदी जी भारी बहुमत लेकर आते हैं, तो क्या करते हैं, आर्टिकल 370 को पार्लियामेंट इसी मॉनसून सत्र में वो आर्टिकल 370 कश्मीर में अबॉलिश करते हैं, और उसमें बवाल होता है। लेकिन वो उस समय सरकार में ताकत थी कि हम भले ही कठोर निर्णय ले लें, हम में वो ताकत है उनको झेलने के लिए। क्या आज आप उस तरह के निर्णय ले सकते हैं? आज आप देखिए, कन्वर यात्रा जैसे मुद्दों पर जयंत चौधरी बात करते हैं, प्रफुल्ल पटेल बात करते हैं, चिराग पासवान बात करते हैं, यूपी बीजेपी के खुद कुछ लोग बात करते हैं कि ये गलत तरीके का निर्णय, फैसला लिया गया है। तो आप देखेंगे कि समय बदल, ये एक नया समय आ रहा है, और ये तो झलक है। आगे आगे देखिए होता है क्या। जैसे हवा बदलती है, सरकार को बदलते हवा के साथ चलना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा अक्टूबर के महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव बहुत ही अहम है, क्योंकि उस चुनाव में अगर सरकार जीतती है तो राहत की सांस जरूर ले सकती है। लेकिन क्या होगा अगर वो 2 चुनाव, बड़े चुनाव हारती है,
तो पूरा माहौल बदल जाएगा मिलिंद। तो राजीव, आपने जैसे कहा कि 2019 के अगस्त में सरकार ने आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया था और इस बार भी ये माना जा रहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन टाइप का कोई फैसला सरकार अगर बहुमत के साथ आती है तो वो चुनाव के तुरंत बाद कर लेगी। तो अब आपको लगता है, क्योंकि ये बीजेपी के घोषणा पत्र में तो ये बात थी कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए और उसके लिए बाकायदा सारा रोड मैप भी तैयार है, तो अब इस तरह के फैसले सरकार ले पाएगी या उसके लिए अभी उसको ठहरना पड़ेगा? देखिए, मुझे लगता है उस तरह के फैसलों के लिए सरकार को ठहरना पड़ेगा, क्योंकि अब आप एक ऐसी स्थिति में हैं जहां आपको राज्यसभा में भी कोई गारंटी नहीं है कि आप हर चीज को आसानी से पास करवाएंगे। आपको हर पार्टी से अब बात करनी पड़ेगी। और इसी वजह से मुझे लगता है आप देखेंगे कि सरकार इस समय खास करके महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव तक, यानी विंटर सेशन तक, कोई ऐसा निर्णय नहीं ले सकती जिसमें ये जो कोalition धर्म है, अगर आप कहें, उसे वो कहीं तोड़े। एक एक मैं मानता हूं कि ये एक 6 महीने का इंटरवल आ गया है हमारे पॉलिटिक्स में, और इस इंटरवल का ये पिक्चर अभी बाकी अक्टूबर के बाद आप देखेंगे ये पिक्चर किस दिशा में जाती है। तो ये बड़ा फर्क है 2019 और 24 में। तब वो तुरंत सरकार पहले ही सेशन में या दूसरे सेशन में सीए लाया गया। सरकार एक पॉलिटिकल एजेंडा लेकर आगे बढ़ रही थी। जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात है वो इसी पॉलिटिकल डायरेक्शन की दिशा में था। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही थी। अब सरकार को पता चल गया कि हमें ये इन मुद्दों से पीछे हटना पड़ेगा। हम आगे इसको एक सीमा तक ही ले जा सकते हैं, पूरी तरह से हम उसे हमारे इस एजेंडा को इस समय आगे नहीं ले जा सकते। राजदीप का ये कहना है कि एक तरह से देश की राजनीति में एक इंटरवल आ गया है और आगे ये सरकार कैसे चलेगी ये निर्भर करेगा कि महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, इनके चुनाव के नतीजे क्या आते हैं, और फिर तो दिल्ली का भी चुनाव है अगले साल की शुरुआत में। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं एंड में कि किस तरह से राजनीति बदलती है। शायद मैंने ये आपको बताया भी होगा, लेकिन आप देखिए कैसे हवा बदलती है मिलिंद भाई। अगस्त के महीने में पिछले साल चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आए थे और वो अमित शाह जी को मिलना चाहते थे, गठबंधन के बारे में बात करना चाहते थे। 24 से 48 घंटों के लिए उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिला। अपॉइंटमेंट मिला तब भी अमित शाह ने उनको कोई आश्वासन ऐसे नहीं दिया कि अलायंस होना ही है। उन्होंने कहा तेलंगाना चुनाव होने दीजिए जो नवंबर दिसंबर में थे, उसके बाद में बात करेंगे। ठीक है, ये है पिछले साल की बात। अब इस साल क्या होता है, जब भी नायडू आते हैं रेड कारपेट, ब्यूरोक्रेट से लेकर मंत्री सब के सब नायडू जी जो भी चाहते हैं, बजट में जो चाहते हैं उनकी बात मानी जाती है। अब कुछ ही दिनों पहले मिलिंद, जगन मोहन रेड्डी दिल्ली आए थे। उन्होंने आईआईसी पर एक एग्जीबिशन रखा था, फोटोग्राफ दिखा के कि किस तरह से मेरे वर्कर्स को टीडीपी के लोग उन पर हमला कर रहे हैं। अब ये जगन मोहन रेड्डी जब पिछले साल दिल्ली आते थे तो वो हमेशा प्रधानमंत्री से मिलते थे। प्रधानमंत्री उनको हमेशा अपॉइंटमेंट देते थे। पार्लियामेंट में भी वाईएसआरसीपी सरकार का समर्थन करती थी, अच्छे रिश्ते थे। इस बार जब वो 2-3 दिन पहले दिल्ली आए, उन्होंने अपॉइंटमेंट मांगी कि उन्होंने वो दिखाना चाहते थे कि मेरे वर्कर्स को टारगेट किया गया था। किसी भी सरकारी नुमाइंदे ने उनको अपॉइंटमेंट नहीं दी। ये है राजनीति, यूज एंड थ्रो की राजनीति मिलिंद। हवा बदलती है। बदलती हवा इस तरह से है कि चंद्रबाबू नायडू, जिनको एक साल पहले अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी, आज हम उन पर पूरी चर्चा कर रहे हैं। मैं तो उनको नेता नंबर 2 कह रहा हूं आजकल सरकार में, और वहीं जगन मोहन रेड्डी को बिल्कुल किनारे किया जाता है। तो जैसे हवा बदलती है, सरकार का रुख बदलता है, सत्ता की ये जो दौड़ है वो भी बदलती है। तो राजीव, इस कहानी को, इस खबर को बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि चंद्रबाबू नायडू को एक साल पहले तक अमित शाह अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे थे, गठबंधन की बात नहीं कर रहे थे, और अब पूरी सरकार जो है एक रेड कारपेट बिछाकर चंद्रबाबू का स्वागत करने के लिए तैयार है, और दूसरी तरफ जगन मोहन रेड्डी, उनको कोई नहीं पूछ रहा है, कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं दे रहा है, वो सिर्फ धरने पर बैठे रह गए और सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई। एक बार फिर से राजदीप, इस बातचीत के लिए धन्यवाद। नमस्कार।